Hello, my future doctors. Welcome to Pradis Institute of Education. I'm your नितिन तिवारी सर और आज हम लेकर के आए हैं वेक्टर्स का एक और लेक्चर आपके लिए। जैसा कि आप सबको पता है, Pradis एजुकेशन एक ऐसा ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। बट इस टाइम हमने आपकी नीट 2024 की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का आपका वादा किया है, जिसमें हमारा ये YouTube चैनल आपकी हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ हमारा खुद का ई लर्निंग ऐप है जो कि आपकी नीट की तैयारी में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बट सर, आपने तो कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट कराओगे। यस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। वो सारे लेक्चर आपको YouTube पे हम अवेलेबल करा रहे हैं। आप यहां से वीडियोस देखिए, अपने नोट्स बनाइए और देन प्रैक्टिस सेशन के लिए आप हमारा Pradis एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए। वहां पे ये फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट और वर्कशीट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं और वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहां पे है। जो लोग हमसे अभी ज्वाइन हुए हैं, मैंने इससे पहले बेसिक मैथमेटिक्स, देन यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये दोनों के सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सॉल्व कराए थे, तो वहां पे जाके प्रैक्टिस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने दोबारा से लेक्चर में। वेक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्टरी जो सेशन था वो हम ले चुके हैं। मैंने आपको नोटेशन, इंट्रोडक्शन, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा ये लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेक्चर फ्लो क्या बोल रहा है आज का, कि हमें क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं आज के सेशन में। पहले हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है वेक्टर्स का स्केलर्स के साथ। देन हम सीखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का सिंपल अलजेब्रिक रूल से हम एडिशन नहीं कर पाते, उसके लिए कुछ हमारे रूल्स हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, पॉलीगन लॉ हो गया, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले वेक्टर एडिशंस में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। किसी भी दो वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ के थ्रू हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। देन हम सीखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देन हम पॉलीगन लॉ भी पढ़ने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, so without wasting any time, let's start the lecture. सबसे पहला हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। किसी भी वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हम आज के बाद कैसे करेंगे, बहुत इजी सी चीज है। याद रखना बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद वेक्टर एम इज ए वेक्टर एम ए whose magnitude is m times the magnitude of a, मतलब m into a सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम कर दिया करेंगे जब हम किया करेंगे ये इस तरह से। अब ये जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है m, ये कुछ अलग तरीके से भी हो सकती है। इट मींस m प्लस n का एडिशन इनटू ए वेक्टर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं m इंटू ए प्लस n इंटू ए के फॉर्म में। मल्टीप्लाई कर दिया a इंटू एम प्लस n इंटू ए, ये सिंपल रूल है, हमको पहले से आते हैं। ये तो हो गई सर मल्टीप्लिकेशन की बात। अलग अलग तरीकों से हम कैसे इनको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर क्वांटिटी में। अब बात करते हैं हम कि डिवीजन कैसे करेंगे किसी भी वेक्टर का किसी भी स्केलर क्वांटिटी में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी a है और उसको हम डिवाइड करना चाहते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी m से। इट मींस इट इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर a बाय 1 बाय m। डिवीजन का मतलब होगा कि उस वेक्टर का हम मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे 1 बाय m से। क्या हो जाएगा, a बाय m हो जाएगा, और यही तो डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत जनरल सा रूल है, इसको हम हमेशा याद रखेंगे कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्केलर का वेक्टर के साथ अपन इस तरीके से कर लेते हैं। अब बात हम ये करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की। किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो एडिशन है बेटा, वो सिंपल अलजेब्रिक लॉस के थ्रू नहीं हो सकता। सिंपल लॉस के थ्रू हम नहीं कर सकते, जैसा अभी हम आपको बता रहे थे, ऐसा हम एडिशन नॉर्मली नहीं कर सकते। उनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ही हम ऐसा कर पाते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला रूल है दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर।
क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। और ये ट्रायंगल लॉ हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट ए सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड एज द मैग्नीट्यूड and direction by the two adjacent sides of a triangle taken in same order, then their resultant is the closing side of the triangle and opposite in order. मतलब कि if we have two vectors vector A and vector B, और इसे हम ट्रायंगल की दो साइड्स में रिप्रेजेंट करें like this is vector A, टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है जहां से एक वेक्टर फिनिश हो दूसरे वेक्टर को हम वहीं से स्टार्ट करें। यह है बेटा हमारा वेक्टर बी। अगर इस तरह से हम ट्रायंगल की दो साइड्स में किसी भी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो इन दोनों वेक्टर का सम जो होगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर होगा, वो हमेशा बच्चा क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा और अपोजिट इन ऑर्डर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होगा? अपोजिट इन ऑर्डर। मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, देन सेम इसी डायरेक्शन में ऐसा गया, अब यहां पे ये उल्टी डायरेक्शन आ जाएगी। दोबारा से सुनना, जहां पे वेक्टर ए फिनिश हुआ वहीं से वेक्टर बी स्टार्ट हुआ, बट रिजल्टेंट क्लोजिंग साइड के लिए ऐसा नहीं होगा। क्लोजिंग साइड का एरो यहां पे आ रहा है जहां पे हमारा बी वेक्टर फिनिश हो रहा है। ओके, दोबारा से स्टेटमेंट है, अपने नोट्स के लिए नोट कर लो। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टेकन इन सेम ऑर्डर, then their resultant is represented in the magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। ये वर्ड taken in order, taken in opposite order हमेशा याद रखिएगा। जिनको ये स्टेटमेंट के चक्करों में नहीं फंसना, वो सीधा सा एक रूल मेरा ये ध्यान रखेगा कि अगर हमारे पास, दोबारा से बता रहा हूं, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक है हमारे पास वेक्टर ए, एक है हमारे पास वेक्टर बी, हमने वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया लाइक दिस। ये वेक्टर बी का एरो का टिप जहां पे फिनिश होगा, वेक्टर ए वहीं से स्टार्ट होगा, ये इस तरह से, दिस इज अवर वेक्टर ए। अगर इस तरह से ट्रायंगल की दो साइड्स में हम किसी भी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो एडिशन होगा बेटा वो क्लोजिंग साइड होगी। ये रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर वो होगा ए प्लस बी, और हमेशा अपोजिट इन ऑर्डर होगा। मतलब यहां पे ये फिनिश हुआ, जहां पे ये फिनिश हुआ वहीं से ए स्टार्ट हुआ, बट जहां से ए फिनिश होगा वहां से रिजल्टेंट वाला वेक्टर स्टार्ट नहीं होगा, वहां पे जाके वो फिनिश होगा, मतलब इसका डायरेक्शन उल्टा होगा। दिस इज अवर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जल्दी से टोप लो, ये लिखा हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इससे पहले वाले केस में जब आप पॉज करके देखोगे तो मैंने यहां पे वेक्टर ए लिया था, यहां पे वेक्टर बी लिया था, तो वो केस था ये वाला। देन अभी वाले मैंने यहां वेक्टर लिया, देन ये लिया ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नोट कर लिया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेक्टर एडिशन के लॉ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। आगे चल के बहुत सारी जगह पे हम जब सॉल्यूशन कर रहे होंगे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हम करते हैं, अदर क्वांटिटीज को रिजोल्व करते हैं, वेक्टर्स को कहीं पे भी, वेक्टर तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है उनका जब हम रिजोल्यूशन करते हैं तो ये पैरेललोग्राम लॉ अलग अलग जगह पे फॉलो होता है। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आता कि ये वाली कैलकुलेशन कैसे कर दी गई। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है। Parallelogram law of vector addition states that if we represent two vectors in the adjacent side in the form of adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is the diagonal passing through the same starting point of the sides। कहने का मतलब ये कि अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की
दो एडजेसेंट साइड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तो जो इनके एडिशन होगा, जो इनका एडिशन होगा वो क्या होगा, वो डायगोनल होगा जो सेम उसी पॉइंट से स्टार्ट होता है जिस पॉइंट से ये दोनों साइड्स स्टार्ट हो रही हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज द रिजल्ट। क्या लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram draw from the same point। ये याद रखिएगा हमेशा, जो लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है डायगोनल भी उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, वही वाला क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब ये लॉ तो याद कर लिया, अब इस लॉ से हम रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला कैसा होता है वो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं। उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन भी हमें करने पड़ेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहला काम एक सुंदर सा हम डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज अवर पैरेललोग्राम P Q R S। ठीक है, दिस इज अवर वेक्टर A, this is our vector B। We all know that the opposite sides of a parallelogram are equal to each other। तो अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड आपस में क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। If this is vector A, this is also vector A। If this is vector B, this is also vector B। और इस P पॉइंट से हम इसको ज्वाइन कराएंगे, so this is our resultant vector। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इस R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिस और इस PQ को एक्सटेंड किया यहां एक पॉइंट तक। ये परपेंडिकुलर है, इट मींस ये 90 डिग्री है। इसकी नेमिंग कर दी T। अब ध्यान देना, सॉल्यूशन में करने जा रहा हूं। इन ट्रायंगल RQT, RQT, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज ये ध्यान रखना, अगर इस रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है, इफ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा, ध्यान दे रहे हो, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है, और इन दोनों, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। इफ दिस एंगल इज अल्फा बच्चा, तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। Why? These two lines are parallel to each other and this line is the transversal। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगेन these two line SP and RQ are parallel to each other and this PQ is a transversal, then we can say that this angle P is equals to this outer angle RQT। तो अगर ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। अब यहां पे हमको सबसे पहले बताओ आप, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी इन ट्रायंगल RQT। अब हमको सबको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमने ये वाला ट्रायंगल अगर एंगल लिया है तो इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली साइड RT अपॉन हाइपोटेन्यूज इज अवर RQ। ये RQ क्या है हमारा, RQ इज अवर वेक्टर B, तो लिख दिया वेक्टर B। यहां से RT की वैल्यू मिल गई हमें, RT इक्वल्स टू B साइन अल्फा। वेक्टर साइन लगा दो तो वेक्टर क्वांटिटी, नहीं लगाओ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही। ठीक है, देन सेम साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली, कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं।
कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस अल्फा के लिए बेस जो लगी हुई साइड है QT अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा RQ। तो यहां से QT की वैल्यू मिल जाएगी आपको, RQ क्या है हमारा B, तो हो जाएगा B cos अल्फा, B cos अल्फा। क्यों हुआ, RQ की वैल्यू क्या है बेटा, B वेक्टर है, तो B cos अल्फा ये मैंने लिख दिया है। तो हमें दो चीजें मिल गई यहां से, RT की वैल्यू मिल गई ये, और QT की वैल्यू मिल गई हमें ये आपको ध्यान रखना। अब हम चलते हैं अपने आगे के स्टेप में। अब हम अपना ट्रायंगल चेंज करेंगे। अब हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा वाला बच्चों, ये बड़ू ट्रायंगल। दिस इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल ना, दिस वन, दिस वन, दिस वन, राइट एंगल ट्रायंगल RPT, राइट एंगल ट्रायंगल RPT। ये नोट कर लिया सबने, यस नोट कर लिया। अब आ जाते हैं हम, यहां दोबारा बना देता हूं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P Q R S और क्या था इधर, ये T था, है ना, दिस इज अवर T, दिस इज अवर रिजल्टेंट, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी क्या हो गया था हमारा, अल्फा हो गया था। बस इतनी चीजें थी ना, ओके। अब हमने ट्रायंगल लिया है, इन ट्रायंगल RPT बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहां से हम लिख देते हैं, यहां से हमने लिखा PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू RT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। चेक कर लो, यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। PR का स्क्वायर RT के स्क्वायर प्लस PT के स्क्वायर के हमने इक्वल लिख दिया। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, ये जो PT है, ऊपर लिख रहा हूं, ये जो PT है, ये PT फुल, इसको हम PQ प्लस QT लिख सकते हैं। हाँ ना बोल दो जल्दी से, आप लोग मना करोगे तो नहीं लिखूंगा। बिल्कुल सर, हम एग्री करते हैं। इस टोटल PT को हम PQ मींस ये साइड प्लस QT मींस इस साइड में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं वही करने वाला हूं। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करने वाला हूं कि जो PR है, ये तो PR ही रहने दूंगा मैं। RT की वैल्यू यहां से उठा के लाएंगे, RT इज अवर B साइन अल्फा। RT को मैं लिखने वाला हूं B साइन अल्फा, और ये इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस ये जो PT है उसको मैं PQ प्लस QT लिख रहा हूं, PQ प्लस QT होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ A प्लस B का होल स्क्वायर, एंड वी ऑल नो दैट A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। आप लोग को लग रहा होगा सर इतनी छोटी छोटी चीजें, मुझे पता है बेटा, कुछ लोगों का दिमाग बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता, पता नहीं उनकी पढ़ाई कैसे हुई है। तो हमें सारी छोटी चीजें लेके चलनी, ठीक है। तो ये कभी मत सोच लेना इतने छोटे छोटे स्टेप भी पता नहीं क्यों लिखते रहते हैं ये, ठीक है। A प्लस B का होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब यहां पे मैं ये फॉर्मूला पुट कर दूंगा, तो हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर प्लस 2PQ QT, ठीक है। तो ये यहां पे हमारा हो जाएगा ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये ओपन होगा तो होगा PQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर प्लस 2PQ QT, लाइक दिस। इनकी भी सबकी अब वैल्यू पुट करना चालू करेंगे। ये तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, PQ कहां है, PQ ये है, PQ था हमारा वेक्टर A, ठीक है ना। तो मतलब वेक्टर A का स्क्वायर प्लस QT यहां कहीं निकाला था हमने, QT कहां निकाला था हमने, QT B cos अल्फा, B cos अल्फा का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ PQ अगेन A है,
और QT क्या है, B cos अल्फा। और इसको सॉल्व करता हूं थोड़ा, ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2AB कॉस अल्फा। ठीक है, अब आ जाओ अपने फाइनल स्टेप की तरफ। ये जो PR है, ये जो PR है यही क्या है, हमारा रिजल्टेंट है। तो अब PR की जगह मैं R स्क्वायर लिख देता हूं। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू B साइन स्क्वायर अल्फा, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इनको साथ में लिख दे रहा हूं मैं। B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस अल्फा, 2AB कॉस अल्फा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इजीली है, अब सॉल्व हो गया। B स्क्वायर इन दोनों से कॉमन ले लिया, यहां बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब 10th क्लास में अभी अभी हमने पढ़ा था दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस अल्फा। अब ये लिख देंगे बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, देन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 1 हो जाएगा तो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस अल्फा। R के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट आ जाएगा, इसको चेंज करके लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट। चेक कर लो भैया, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ जल्दी से। ये आ गया आज के बाद रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ये क्या आ गया बेटा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। देन नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है इस थीटा का इंक्लिनेशन, इस रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन आपसे पूछ सकता है। तो थीटा की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, tan थीटा। tan थीटा, थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका RT और बेस क्या है, बेस इज अवर PT। PT, अब PT को अपन ने क्या लिखा, PT को अपन लिख सकते हैं PQ प्लस QT, RT अपॉन PQ प्लस QT। RT की वैल्यू कितनी है, RT पीछे से उठाते हैं, RT है B साइन अल्फा, B साइन अल्फा अपॉन PQ की वैल्यू है A प्लस QT B cos अल्फा, B cos अल्फा। तो इस फॉर्मूले से आप tan थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। फिर यहां से आप थीटा करोगे तो tan इनवर्स, ये जो भी वैल्यू होगी आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। और आप ये अल्फा एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, RT अपॉन QT कर लोगे तो वो भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अब पैरेललोग्राम लॉ तो हमने देख लिया। अब इन पैरेललोग्राम लॉ में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केसेस ये कि अभी हमने देखा कि जो एंगल बन रहा था हमारा, जो अल्फा का एंगल था हमारा दो वेक्टर्स के बीच में, उसके कुछ स्पेशल कंडीशन होंगे। सम टाइम वो 0 भी हो सकता है, वो 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। तो उसके लिए हमने कुछ स्पेशल केसेस डाल रखे हैं कि डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे केसेस दिखते हैं तो वो पूरा आपको अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos अल्फा लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसे सॉल्व कर सकते हो। वो केसेस क्या क्या है देखिए। अगर एक जो वेक्टर A और वेक्टर B है उनके बीच का जो एंगल है, हमने अल्फा लिया हुआ था, मैंने केस में यहां पे अब थीटा डाल दिया है, ठीक है। तो अगर ये जो अल्फा की वैल्यू है, इफ दिस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर ये अल्फा क्या है 0 डिग्री है, तो देन हमें पता है कि क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1।
अगर cos 0 की वैल्यू 1 होती तो अब ये फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द फुल फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फुल फॉर्म है, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसमें से हमने एक a प्लस बी निकल आया, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बना हमारा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला बना a प्लस बी। तो मतलब अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको 0 डिग्री गिवन है तो डायरेक्ट उन वेक्टर्स को आपको ऐड कर देना है और वही क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। आपको वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स के लिए लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। हर जगह मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ये हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो याद रखना हमेशा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्ट हमने इसको ऐड कर दिया। और ये कौन सी कंडीशन है? 1 अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अभी जो हमारा अल्फा दिया था ना वहां पे, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, वो एंगल जब 0 डिग्री होगा तो ये कंडीशन बनेगी। अब कंडीशन चेंज हो गई सर, अगर ये जो अल्फा है, ये अल्फा अगर 180 डिग्री हो जाता है सर, तो हमें पता है कि cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो अब यहां 180 डिग्री की जगह हम क्या पुट कर देंगे? -1। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह इस बार -2ab हो जाएगा, -2ab। क्यों? क्योंकि हमने cos 180 की वैल्यू -1 पुट कर दी। अब ये किस फॉर्म में हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है a माइनस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी बाहर आ जाएगा। इट मींस कि अगर बीच में बनने वाला एंगल 180 डिग्री है, अगर उनके बीच में बनने वाला एंगल 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट सिर्फ क्या होगा? दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देंगे। ये लिखा हुआ है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू डाई पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बिगर वेक्टर। उन दोनों को माइनस कर देंगे और जो वेक्टर बड़ा होगा उसी के डायरेक्शन में मिल जाएगी इसकी पोजीशन। ठीक है, नोट कर लो इसको भी जल्दी से। यस सर, नोट कर लिया। अब थर्ड कंडीशन की बात कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन, व्हेन दिस एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम सबको पता है सर कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अब इस रिजल्टेंट के फॉर्मूले में, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा है, अल्फा की जगह पे सर क्या पुट करेंगे? 90 डिग्री पुट करेंगे बच्चा। और ऐसा करने पर ये वाला पूरा टर्म क्या बन जाएगा? 0। क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो यहां से रिजल्टेंट मिल जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज योर रिजल्टेंट। ओके, और सेम जैसे मैं रिजल्टेंट निकालना आपको सिखा रहा हूं, वैसे ही आप क्या निकाल सकते हैं? जो हमने थीटा निकाला था ना, थीटा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं? b sin 90 अपॉन a प्लस बी cos 90 से। 90 क्या होता है हमारा? sin 90 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू होती है 1, यहां पे cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहां पे वाला टर्म 1 हो जाएगा, तो b अपॉन a मिल जाएगा। थीटा हो जाएगा tan इनवर्स b बाय a। ठीक है, कैलकुलेट कराया था ना तुमको थीटा की वैल्यू भी, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब यहां से आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बार बार अगर कुछ रह गया है तो उसको पॉज करके रिपीट करके देख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्वेश्चंस जो हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है स्क्रीन पर। उसे two force whose magnitude are in the ratio 3:5 gives a resultant of 28 Newton if the angle of their inclination is 60 degree
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। वो क्या बोल रहे हैं कि 3:5 के रेशियो में क्या है, वेक्टर्स हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है, 28 है, और अगर उनका इंक्लिनेशन क्या हो, 60 डिग्री हो, उनका इंक्लिनेशन 60 डिग्री हो, तो देन हमें बताओ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो ईच फोर्स का क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके देना, ठीक है ना। तो दो जो फोर्स है हमारे, उनका मैग्नीट्यूड है 3:5। देन इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, लेट अस एज्यूम let us assume that two forces are 3x and 5x। हमने एज्यूम कर लिया कि ये दोनों फोर्स कैसे हैं बेटा, 3x and 5x हैं। अब हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला, इंक्लिनेशन का एंगल भी गिवन है, इंक्लिनेशन का एंगल गिवन है 60 डिग्री। अब हमारे पास रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला ये बोलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा, यही बोलता है हमें, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, पुट करके देख लेते हैं। रिजल्टेंट अंडर रूट a स्क्वायर मतलब ये फर्स्ट वेक्टर, 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेकेंड वेक्टर 5x का स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा, 2 इंटू 3x इंटू 5x cos 60। यहां से रिजल्टेंट की वैल्यू मिल गई हमें 3 3 जा 9x स्क्वायर, 5 5 जा 25 x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, इसकी वैल्यू 1/2 15x स्क्वायर, तो ये टोटल हो गया 25 प्लस 5 30 40 49 एक्स स्क्वायर। यहां से मिल जाएगा हमें 7x अपना रिजल्टेंट की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 7x। अब ये जो रिजल्टेंट है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि कितना है, 28 है। इट मींस r की जगह हम पुट कर सकते हैं 28 इक्वल्स टू 7x। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 28/7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 4। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा वेक्टर a लिया था हमने 3x, मींस 3 इंटू 4 12 न्यूटन। वेक्टर b लिया था हमने 5x, मींस 5 इंटू 4 20 न्यूटन। So our forces are 12 and 20 न्यूटन। प्लीज नोट डाउन दिस, नोट कर लो जल्दी से। ओके, तो ये क्वेश्चन इजीली हम कर पाए। अब देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो 3 क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेड ए बॉय वॉक्स 4 मीटर ईस्ट एंड 3 मीटर साउथ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। तो सबसे पहले तो भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर लेते हैं। सॉल्यूशन वांट्स टू से, अभी तो कुछ बोलेगा ही नहीं सॉल्यूशन। उसने हमें बताया कि सर इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। ये चीज तो हम सबको पता है। अब उन्होंने बोला ए बॉय वॉक्स 4 मीटर ईस्ट, यहां से गया, कलर चेंज कर देता हूं, 4 मीटर ईस्ट पे गया, ये यहां चला गया फॉर एग्जाम्पल, एंड देन 3 मीटर साउथ, इस पॉइंट से साउथ नीचे की तरफ है, 3 मीटर इधर चला गया, ये है 4 मीटर, ये है 3 मीटर। देन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ये। अरे सर ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और हमको तो बहुत इजीली आता है सर। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक साइड ये है, एक साइड ये है। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम d से डिनोट कर दें सर, तो d का स्क्वायर होगा सर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो और यहां से d की वैल्यू हो जाएगी सर अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर।
4 4 जा आ जाएगा सर 16 और 3 3 जा सर आ जाएगा 9, तो 19 25 हो जाएगा सर, और यहां से सर 5 मीटर आ गया सर डिस्प्लेसमेंट। बट नाउ यू आर इन 11th क्लास, और अब याद रखिएगा कि जब भी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्शन भी उसका बताना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट हुआ तो है 5 मीटर, बट किधर? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके डायरेक्शन को आप कैसे बताओगे? तो डायरेक्शन को बताने का तरीका यह है कि ये वाला एंगल जो है थीटा, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये वाला एंगल थीटा, यहां से tan थीटा की वैल्यू बताओ। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। तो अगर tan थीटा की वैल्यू बेटा 3/4 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स 3/4, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा tan इनवर्स 3/4 इन साउथ ईस्ट, इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन वांट्स टू से इफ a इक्वल्स टू b प्लस c हैव स्केलर मैग्नीट्यूड्स ऑफ 5 4 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड c। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि कोई वेक्टर है, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में है ये वेक्टर, ठीक है, तो मतलब a क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मतलब, और उनके स्केलर मैग्नीट्यूड गिवन है आपको 5 4 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड c। a और c के बीच में आपको क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करके उन्हें दिखाना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस दिस एंड दिस। लेट अस अज्यूम ये b है, ये c है, ये बेसिकली ये होगा अवर रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज। ओके, अब वो क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड c। a और c के बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला है एंगल थीटा, ठीक है ना। ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, तो लगेगा cos थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा? c, हाइपोटेन्यूज है हमारा a, c की वैल्यू क्या है? 3, a की वैल्यू है 5, तो यहां से cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा 3/5, थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 3/5, ये ऐसा, ठीक है ना। इसका ये सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ये हो गया अपना क्या? सॉल्यूशन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन वांट्स टू से फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a एंड b एज शोन इन द फिगर। सर फिगर कहां है? सर बनाएंगे फिगर, टेंशन लेने की बात नहीं है। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a एंड b एज शोन इन फिगर, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द सम वेक्टर गिवन a इक्वल्स टू 4 यूनिट एंड b इक्वल्स टू 3 यूनिट। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं क्या? फिगर। ये ऐसा है, ये है a, ये है b, ओके, और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है? 60 डिग्री। इनके बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री। अब क्वेश्चन को समझना यह जरूरी है कि इस तरह से आपको दो वेक्टर दिए हुए और इनका सम बोल रहा है, और दूसरी चीज आपसे क्या बोल रहा है? इनके सम का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा ये भी बताएगा। इसका मतलब ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि इसके हेल्प से हम इसका सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सर इसको ऐसे इंक्रीज कर दीजिए, इसको यहां तक कर दीजिए, ये बन गया है क्या? पैरेललोग्राम लॉ। नाउ पैरेललोग्राम लॉ से हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का। दूसरा वो पूछ रहा है रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ये वाला एंगल हमारा क्या होता है? अल्फा, और ये छोटू एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है दैट एंगल इज अवर थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर हमने बता दी, इट मींस कि हम उसका डायरेक्शन भी बता पाएंगे। अभी याद है लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने बताया था कि आज के बाद मैग्नीट्यूड तो बता दिया करेंगे, डायरेक्शन बताने के लिए एंगल के थ्रू हम डायरेक्शन भी बताया करेंगे। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहां से हमें क्या पता है बेटा? हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा, और अल्फा की वैल्यू यहां दी हुई है 60 डिग्री। पुट कर देते हैं a स्क्वायर 4 यूनिट, 4 4 जा 16 प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, और इसकी वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया अपना 4 3 जा 12,
12 प्लस 16 28, 28 29 30 37, R की वैल्यू आ गई √37 यूनिट्स। अब नेक्स्ट बात हो रही है डायरेक्शन की। वो बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। सम ऑफ द वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, उसके लिए हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया था कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पे मैंने आपको बताया हुआ था। क्या बताया था मैंने? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b sin थीटा, b की वैल्यू है 3 इंटू साइन थीटा, a की वैल्यू क्या है हमारी 4, थीटा की वैल्यू, सॉरी यहां पे अल्फा होगा, क्योंकि हमने यहां पे इसको थीटा लिया, छोटे वाले एंगल को, इसको अल्फा लिया हुआ है। तो ये हमारा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये हमारा, तो ये हो जाएगा साइन 60 अपॉन कॉस 60। अब जल्दी से आप लोग वैल्यू कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दोगे। आप मेरे को बता दोगे कि सर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। ये आपके लिए होमवर्क है आज के लिए। ओके गाइस, अब यहां पे हमारा फिनिश हो जाता है। पैरेललोग्राम लॉ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको और कराऊंगा और देन आगे की चीजें हम उसमें परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज डन फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय बच्चा।